गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने एक तो स्टीम प्रॉपर्टीज का चैप्टर शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 6, जिसमें मैंने आपको आके बताया व्हाट इज स्टीम, देन स्टीम फॉर्मेशन कैसे होती है, देन वी डिस्कस अ डायग्राम दैट इज टेम्परेचर वर्सेस हीट। आफ्टरवर्ड्स we discuss properties, then type of steam, dry, wet and superheated, how to calculate enthalpy, entropy, specific volume, then steam table. So I told you last time steam table is of two type. One is the reference of pressure, here the values of pressure, and second one here that is a temperature, this one, and all the values are in that reference. Like you can say this is a boiling pressure, or you can say absolute pressure in bar, saturation pressure भी बोलते हैं इसके against, specific volume, then your enthalpy and entropy. So these are the steam table which is in the reference of temperature. So there are two steam table, two type of steam table, one in the reference of your pressure and other one in the reference of temperature. So next one is external work done during evaporation. The amount of work done due to large increase in volume when changing from water to steam is known as external work. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क है बिकॉज ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन चेंजिंग फ्रॉम वाटर टू स्टीम, जिसकी वजह से क्या होता है, वर्क होता है बच्चों। सो एज आई टोल्ड यू कि जब हम बिकॉज जब हम स्टीम बनाते हैं तो देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो उसके लिए वहां पे एक्सटर्नल वर्क जो है दैट इज डन ड्यूरिंग द इवेपोरेशन प्रोसेस। अब इस वर्क की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी कंसीडर इवेपोरेशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। हमने क्या किया, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने 1 किलोग्राम वाटर कंसीडर कर लिया, एंड वी कन्वर्ट इनटू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट प्रेशर P. प्रेशर P हमने जूम कर लिया, मे बी 1 2 3 4 बार। ओके, नाउ वी नो दैट वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर और सैचुरेशन टेम्परेचर वो क्या होता है, इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। नॉर्मली अब देखते हैं जब भी हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं तो जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और आपको ध्यान होगा तो लास्ट टाइम मैंने डायग्राम दिखाया था नवरात्रा तो हमारे याद होता है, क्लास चलो। तो जब भी तो हमें मालूम है कि जब भी हम वाटर को सैचुरेशन टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो वहां उसके फेज को चेंज करने के, दैट इज फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैसेस फॉर्म, वेपर फॉर्म में लेके जाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, और उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। मैंने आपको बताया था हीट 3 टाइप की होती है, सेंसिबल हीट जो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है अप टू सैचुरेशन टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद लेटेंट हीट होती है जिसको हम यूज करते हैं, लेटेंट हीट को हम यूज करते हैं फेज को चेंज करने के लिए। ओके, सो द लेटेंट हीट एब्जॉर्ब्ड इज यूज्ड टू फॉलोइंग द वेज to overcome the internal molecule resistance of water in changing its state from saturated water to dry saturated. इसका क्या मतलब हुआ कि जो latent heat है that is provided or supplied to the water, जो intermolecular resistance है जिसकी वजह से वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसको ओवरकम करने के लिए। और सेकंड है टू ओवरकम द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ सिस्टम ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। सो ये दो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, हमेशा वर्क हमें लेटेंट हीट देनी पड़ती है। सो इन द फर्स्ट इफेक्ट, नाउ व्हाट वन इज आवर फर्स्ट इफेक्ट, the change take place within the body of steam and is therefore known as the internal work or internal latent heat, while a second effect is known as the external work during the evaporation. इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारा वाटर है, वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर कुछ लेटेंट हीट होती है, जो एनर्जी जो स्टोर हो जाती है उसके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल वर्क और इंटरनल लेटेंट हीट, जो रेजिस्टेंस है उसको कवर अप करने के लिए। और सेकंड है कि
द सेकेंड इफेक्ट इज नोन एज द एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है? जो फेज चेंज हो रहा है उसके लिए जो उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क डन। सो एक्सटर्नल वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है P इंटू में चेंज इन वॉल्यूम। आप सब जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का वो होता है PdV। P इज अ प्रेशर, DV इज चेंज इन वॉल्यूम। तो हम क्या कर रहे हैं उसको VF से VG यानी सैचुरेटेड वाटर टू सैचुरेटेड गैस ये कन्वर्ट कर रहे हैं। और 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज जो प्रेशर है वो बार में है, बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। सो एक्सटर्नल वर्क पर किलोग्राम ऑफ ड्राई स्टीम उसकी कैलकुलेशन करने के जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। जो इसमें हमारे यूनिट्स हैं, जो वॉल्यूम है उसके यूनिट होते हैं मीटर क्यूब पर केजी और VF की यूनिट होते हैं मीटर क्यूब पर केजी। जब हम उसको सॉल्व करेंगे यूनिट आएंगे जूल, और जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 की पावर 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 10 की पावर 5 को अगर 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे क्या रहेगा? 100। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस वर्क डन। दिस इज द एक्सटर्नल वर्क डन। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से 10 स्क्वायर इंटू P प्रेशर इंटू VG। वाई वी निगलेक्ट VF? बिकॉज VF इज वेरी स्मॉल। आप जब स्टीम टेबल देखेंगे यू कैन सी फ्रॉम देयर कि जो VF की वैल्यू है बहुत स्मॉल होती है। ओके अगर अब ये तो कैलकुलेशन होगी, एक्सटर्नल वर्क हो गया फॉर ड्राई स्टीम। अगर आपको वेट स्टीम के लिए कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? VG को मल्टीप्लाई कर देंगे X के साथ, और X क्या होता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो नीचे आप देख सकते हैं, नीचे जो एक फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला गिवन है, दिस फॉर्मूला इज फॉर दिस एक्सटर्नल वर्क डन फॉर एक्सटर्नल वर्क डन फॉर वेट स्टीम। सिर्फ हमने क्या किया? इसको X से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप अब आप इजीली अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब टर्म है इंटरनल लेटेंट हीट। इसे कैसे कैलकुलेट करें? इंटरनल लेटेंट हीट कैलकुलेट पहले तो होती क्या है इंटरनल लेटेंट हीट, इसकी बात करते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द लेटेंट हीट एंड द एक्सटर्नल वर्क डन ड्यूरिंग इवेपोरेशन इज नोन एज द इंटरनल लेटेंट हीट। The energy for performing the external work is actually obtained from the latent heat absorbed during the evaporation. This means that total latent heat absorbed consists of two things. One is the internal latent heat or one is the external work done during the evaporation. देखो अभी मैंने शुरू में बताया था आपको कि जब हमारा जो वाटर है वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, वो सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट होने के बाद जब हम उसको लेटेंट हीट देते हैं तो उसका कुछ पोर्शन लेटेंट हीट का यूज होता है कहाँ पर? To convert the water into the vapor। और उसमें क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस होती है। होता क्या है कि जब एक मॉलिक्यूल अपने सरफेस को छोड़ के जा रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, वो उसको होल्ड करती है। तो उसके लिए हमें जो एनर्जी यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल लेटेंट हीट। और दूसरा क्या होता है? एक्सटर्नल वर्क डन, कि जो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, तो उस वॉल्यूम के एक्सपेंड होने में जो वर्क हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क डन। सो टोटल लेटेंट हीट क्या है? बेसिकली इट इज इंटरनल लेटेंट हीट प्लस में दिस एक्सटर्नल वर्क डन। सो यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम कि दिस टोटल लेटेंट हीट इट इज हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज द इंटरनल लेटेंट हीट और वन इज द दिस वर्क डन। तो अगर हमें इंटरनल लेटेंट हीट को निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल में से इस वर्क डन को माइनस कर देते हैं। सो हमने क्या किया? इसको माइनस कर दिया। ओके इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम? ये क्या होता है? द एक्चुअल हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम अबव द फ्रीजिंग पॉइंट of water is known as the internal energy of steam. What is that? The actual heat energy जो हम सिस्टम के अंदर स्टोर कर लेते हैं अबव फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। नाउ व्हाट इज दैट? आपको मालूम है, मैंने एक डायग्राम दिखाया था आपको, उसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम आइस को, मान लो आइस का टेम्परेचर -10 है, आइस को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिर आइस मेल्ट होती है जिसके लिए हम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आइस पूरी मेल्ट हो जाती है
तो उस मेल्टिंग के बाद हम वापस सेंसिबल हीट देते हैं और उस वाटर का जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो इंक्रीज होके कहाँ पहुंच जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इस फ्रीजिंग पॉइंट से और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो एनर्जी उसके अंदर है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम। ओके, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, U के साथ। U इज द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। H क्या है, H इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। और Vg क्या है, Vg इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम। एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग इवेपोरेशन पर किलोग्राम ऑफ स्टीम, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें मालूम भी है इट इज PVG, हमने फिलहाल इसके न्यूमेरिक टर्म छोड़ दिया है, सो PVG। उसके बाद H की वैल्यू आप सब लोग जानते हैं, H क्या था, U प्लस PV, हमने ये वैल्यू पुट कर दी, और U क्या हो गया, H माइनस PVG फॉर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। सिंपल, आपको ध्यान होगा जब हम फर्स्ट लॉ की बात करते थे, फर्स्ट लॉ में क्या था, H इज इक्वल टू U प्लस में PV, PV में हमने ये PV वाली वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, U की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर वेट स्टीम में तो क्या होगा, सिर्फ जो ये वैल्यू है ये PVG वाली, इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, U इज इक्वल टू H माइनस PXVG। सिंपल याद रखना है, जब भी हम वेट स्टीम की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ड्राई स्टीम के लिए तो क्या आएगा, VG, और वेट स्टीम के लिए क्या आएगा, XVG। इफ द स्टीम इज सुपर हीटेड टू ए वॉल्यूम ऑफ V मीटर क्यूब पर kg, अगर हम उसको सुपर हीट कर रहे हैं, उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें मालूम है, मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी, 3 कंपोनेंट होते हैं, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट और हीट ऑफ सुपर हीट। हीट ऑफ सुपर हीट क्या होता है, जब हम स्टीम को क्या करते हैं, सुपर हीट कर लेते हैं, सॉरी ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो हमें स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है, मान लो ये डायग्राम आपको अगर ध्यान आ जाए, अब इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये हमारा हो गया, दिस इज आवर सेंसिबल हीट, दिस इज आवर लेटेंट हीट, और दिस इज आवर हीट ऑफ सुपर हीट। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A, ये हमारा पॉइंट हो गया A। उसके बाद ये पॉइंट हो गया मेरे पास B, राइट। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज C, और उसके बाद जो ये पॉइंट है D। अब A से लेकर B, जो ये A से लेकर B है, वो क्या है हमारा, सेंसिबल हीट। इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर टिल अप टू सैचुरेशन पॉइंट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं अप टू बॉइलिंग पॉइंट और सैचुरेशन टेम्परेचर, सेंसिबल हीट। A to B सेंसिबल हीट, B to C इज द to convert this saturated water at point B to the dry steam. So B to C, then C to D. And what is this C to D? C to D is basically C to D is convert the dry steam into superheated steam. So the amount of heat added from this portion C to D, यानी कि ये C हो गया और ये D हो गया, इतने सेक्शन में जो हमने हीट दी है वो कौन सी होगी, हीट ऑफ सुपर हीट। और उसके बाद B से लेकर C तक जो हमने हीट दी है वो कौन सी होगी, हीट ऑफ दिस इज लेटेंट हीट। और A से लेकर B तक जो हमने हीट दी है वो कौन सी होगी, सुपर सेंसिबल हीट। तो अगर आपको वाटर को स्टीम में सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना है तो A to B, B to C, C to D, HF, HFG और हीट ऑफ सुपर हीट। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर A से लेके D जा रहे हैं तो HF दैट इज A to B, HFG B to D और सॉरी B to C और C to D। इसके लिए क्या फार्मूला होता है, mCp डेल्टा T, M की वैल्यू 1 है, Cp और चेंज इन टेम्परेचर। सो यहाँ पर क्या है, सुपर हीटेड, T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेशन दैट इज TD माइनस TC। इस तरीके से आप लोग Hg की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सुपर हीटेड स्टीम के लिए। और आपको U की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सिंपल फार्मूला Hg माइनस PV, ये H की वैल्यू है और ये PV हमारा वर्क डन था, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, वो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में तो हमने क्या कैलकुलेट किया था,
उससे पहले, इससे पहले वाले पार्ट में तो मैंने कैलकुलेट किया था एक्सटर्नल वर्क डन। देखो इस वाले पार्ट में, yes, this is formula for external work done and this is the formula for internal energy of the steam। और तीनों केसेस हमने कंसीडर कर लिए, ड्राई, वेट और सुपर हीटेड। ओके बच्चा, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कि if V can be calculated by applying Charles law, if 1 kilogram of steam with U1 as internal energy is heated in a cylinder until its final internal energy is U2, यानी कि एक सिलेंडर लिया, उसमें 1 किलोग्राम स्टीम है जिसको हमने हीटअप किया, और हीटअप करने से क्या हुआ, पहले जो उसकी स्टीम इंटरनल एनर्जी थी वो U1 थी, बाद में U2 होगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, U2 माइनस U1। ओके, और अगर हमें Q कैलकुलेट करना है तो आपको मालूम है व्हाट इज द लॉ, व्हाट इज फर्स्ट लॉ, Q इज इक्वल टू W प्लस में DU। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, W हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर Q की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर बेसिकली बेसिक थिंग्स, जिसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इसको हम यूज करते हैं when we solve the numerical for the Rankine cycle। So now next one, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एंट्रोपी ऑफ वाटर। सो एंट्रोपी ऑफ वाटर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। पहले तो मैं आपको बताऊं एंट्रोपी होती क्या है। नाउ व्हाट इज एंट्रोपी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एंट्रोपी क्या होती है। मान लो क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, उनको सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम क्लास में सब कुछ वो सेम कर रहे हैं, सेम एमएसटी दे रहे हैं, सेम नोट्स मिल रहे हैं, तो क्या सबका रिजल्ट सेम होगा? नो, दे ऑल हैव डिफरेंट। someone top the class, some is second, someone only get passing marks, some may have reappear in first semester, like one exam, some other have reappear in all the classes। तो अब आप देखो एक क्लास में सारे बच्चे हैं, बट उनकी जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर जो इनपुट है, उनकी अपनी इनपुट है, वो डिफरेंट है। इसको क्या बोलते हैं? रैंडमनेस। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप बच्चे पानीपत से कॉलेज आ रहे हो, आपका रूटीन है कि डेली आप 7:50 पे घर से चलते हो, 10 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद आप कॉलेज की बस में पहुंचते हो। कॉलेज की बस में आपने 8 बजे बस ली, 8 बजे कॉलेज की बस ने डिफरेंट रूट फॉलो करते हो, कॉलेज 9 बजे पहुंच गई। 9 बजे आप उतरते हो, अपनी क्लास में जाते हो, 9 बजे क्लास शुरू होती है। आपका डेली रूटीन है। एक दिन क्या हुआ, आपको उठने में थोड़ी देरी होगी और आप 7:50 की जगह पे 7:52 पे घर से चले, और क्या हुआ, आप अपने स्टॉप पे पहुंचे 8:52 पे, बस निकल गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, डेली आप सेम रूटीन फॉलो करते हैं या बस ने आपके 2 मिनट वेट किया, 8:52 पे आपने बस ली, बस घूम फिर के 9 बजे कॉलेज पहुंची और 9:20 पे आप कॉलेज पहुंच गए। नाउ सी एवरीथिंग इज सेम, बट आपका थोड़ा सा क्या हुआ, आप एक बार लेट हुए, 2 मिनट बस ने आपके लिए वेट की, तो पूरा प्रोसेस क्या हो गया, चेंज हो गया बिकॉज ऑफ सम रैंडमनेस। ठीक है ना? या एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप 8:50 पे बस चले घर से, 7:50 पे 8 पे बस मिली, बट रास्ते में जाम मिल गया एक दिन और आप लेट हो गए, 9 या 9:10 पे पहुंचे। नाउ दिस इज द थिंग, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ टाइम पे था, आप भी टाइम पे थे, बस भी टाइम पे थी, बट देयर इज अ रैंडम जैम इन द ऑन द वे। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो एंट्रोपी होगी, मतलब जो पूरा प्रोसेस है वो चेंज हो गया, इसको बोलते हैं रैंडमनेस। तो किसी भी सिस्टम में क्या होता है, मान लो हम उसको सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, या 10 सिस्टम है, सेम सिस्टम है, सेम उसका टेम्परेचर पे हीट दे रहे हैं, सेम सिस्टम पे हम लोग उसको हीट दे रहे हैं, पर हो क्या रहा है, वर्क डिफरेंट मिल रहा है सारे सिस्टम से, बिकॉज उनके अंदर रैंडमनेस है। रैंडमनेस के किस लेवल पर सकती है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर रिपल्शन, ये जो अट्रैक्शन रिपल्शन है, सब कुछ है, इसकी वजह से रैंडमनेस आ जाती है, और उस रैंडमनेस की वजह से जो उनकी आउटपुट है वो डिफरेंट होती है, इसको बोलते हैं एंट्रोपी। सो एंट्रोपी इज नथिंग बट इट इज द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, और इट इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू कन्वर्ट हीट इनटू द वर्क, इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। अब एंट्रोपी ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं, इफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम एब्सोल्यूट टेम्परेचर T0 Kelvin to T Kelvin, then the change in entropy per kilogram of water at constant pressure is given by change in entropy is equal to specific heat of water into log E T by T0। ये एक फॉर्मूला है जो हम एंट्रोपी के लिए कैलकुलेट करते हैं। फिर बता रहा हूँ, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू log E T by T0, वेयर T0 क्या है कि
देखो फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन में तो 0 + 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। और जो ये टी है, ये टी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर तक हम उसके जिस पॉइंट तक हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। सो बेसिकली ये टेम्परेचर टी नॉट हो गया 273 केल्विन, एंट्रोपी ऑफ वाटर अबव इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, सो SF इज इक्वल टू CW log E T by 273। एंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन, ये तो हो गया एंट्रोपी ऑफ वाटर। वाटर का मतलब क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक, यानी A से लेकर B तक जो वाटर की कंडीशन है उसके लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका ये फॉर्मूला है SF इज इक्वल टू CW log T by 273। ओके, उसके बाद है एंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ? B से लेकर C। अब उस वाले फेस में एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ नेक्स्ट, एंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन SFG, उसको रिप्रेजेंट करेंगे SF से, बिकॉज वाटर की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया है A से लेकर B तक, चाहे वॉल्यूम है, चाहे एंथैल्पी है, चाहे एंट्रोपी है, सबके लिए हम टर्म यूज करेंगे F। और B से लेकर C, इसके लिए टर्म यूज करेंगे SFG। एंट्रोपी कहते हैं डेल्टा Q by T, तो SFG इज इक्वल टू Q by T। और हमें Q मालूम है क्या होता है? Q इज इक्वल टू एंथैल्पी, तो G में क्या बन जाएगा? SFG और डिवाइड बाय टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और वेट स्टीम के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय X। इस तरीके से हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर के लिए भी, और इवेपोरेशन के केस में वेट स्टीम के लिए भी, और ड्राई स्टीम के लिए भी। अब एंट्रोपी ऑफ स्टीम, स्टीम का मतलब क्या हो गया? G। जब भी आप स्टीम ड्राई स्टीम की बात करेंगे, G का मतलब हो गया पॉइंट नंबर C, इट इज सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ वाटर एंड एंट्रोपी इन इवेपोरेशन। मैं क्या काम करता हूँ आपकी हेल्प के लिए, दोबारा से वो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको, अगर देखो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसके बाद ये हमने कर्व ड्रॉ कर दी, उस कर्व के अंदर हमारे ये पॉइंट्स आ गए, राइट? ABCD। तो A से लेकर B, अगर आप D पॉइंट की, ये C पॉइंट की बात करेंगे तो A से लेकर B SF और B से लेकर C SFG, दैट इज इक्वल टू SG। और इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? SG। इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी? SF। SF का मतलब यहां से लेकर यहां तक, SFG का मतलब B से लेकर C तक, और SG का मतलब दिस प्लस दिस। सो एंट्रोपी ऑफ स्टीम कैलकुलेट करने का ये तरीका हो गया। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एंट्रोपी ऑफ स्टीम। उसके बाद ये तो फॉर्मूला, अब इसके फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। मैंने बताया था SG इज इक्वल टू SF प्लस SFG। SF की वैल्यू हमने पुट कर दी, SG की वैल्यू ये पुट कर दी। वेट स्टीम के लिए वैल्यू क्या होगी? X HFG डिवाइड बाय टेम्परेचर, और HFG की वैल्यू क्या थी? CW log E डिवाइड बाय T by 273। तो ये वैल्यू किसकी और SF की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, और ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो जो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आया, ये जो फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास बन के आया है, दिस फॉर्मूला इज फॉर वेट स्टीम, दैट इज द चेंज इन या एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी फॉर ड्राई स्टीम, वेट स्टीम। और दिस फॉर्मूला इज चेंज इन एंट्रोपी फॉर ड्राई स्टीम। सर डिफरेंस क्या है? X का, ऊपर X है, नीचे X नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट है सुपर हीटेड स्टीम। देखो जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं 3 चीजों के लिए करते हैं। एक तो बात करते हैं हम लोग वाटर की, F की, एक बात करते हैं वेट स्टीम की, यानी F से लेके G के बीच में, एक बात करते हैं ड्राई स्टीम की, एक बात करते हैं सुपर हीटेड की। 4 चीज हम कैलकुलेट करते हैं। अब सुपर हीटेड स्टीम के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो सुपर हीटेड का मतलब क्या हो गया? इस C से लेकर D तक। तो इस C से लेकर D तक का जो फॉर्मूला था एंट्रोपी का, बिकॉज ड्यूरिंग दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला CP log E T सुपर हीटेड बाय T सैचुरेशन। T सुपर हीटेड का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, और इसका पॉइंट कौन सा हो गया? ये हो गया T सैचुरेशन। तो CP log E T सुपर हीटेड बाय T सैचुरेशन, ये हो गया सिर्फ ये। इस ड्यूरिंग दिस जो हमारी एंट्रोपी चेंज हो रही है,
ओके, अब बताओ यहां से लेकर और यहां तक एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? HF, HFG और प्लस एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग दिस सुपर हीटिंग प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, एंट्रोपी पर किलोग्राम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम अबव फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू SF, उसके बाद SFG और प्लस दिस मच। ये वैल्यू हमने ऐड कर दी, क्या बन गया? CW log E T saturation डिवाइड बाय 273 प्लस HFG डिवाइड बाय T saturation प्लस CP log E T superheated by T saturation। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, रेड सुपरहीटेड, रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट एंट्रोपी फॉर सुपरहीटेड स्टीम। ठीक है, अब वैसे तो आप इस सारी वैल्यू स्टीम टेबल से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मोलर डायग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहां आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखानी होती है। मैंने आपको स्टीम टेबल के बारे में बताया। नेक्स्ट है हमारा मोलियर डायग्राम, दैट इज द HS डायग्राम। आपने देखे होंगे PV डायग्राम, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ये TS डायग्राम है। हियर इट इज T, हियर इट इज Q और T। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है HS डायग्राम। नाउ HS डायग्राम क्या होता है? H का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी, और S का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी। तो हम एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में जो डायग्राम प्लॉट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? HS डायग्राम, और उसको मोलर डायग्राम भी बोलते हैं। बेसिकली इट इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टीम टेबल। जैसे स्टीम टेबल में क्या होता है कि सारी वैल्यूज हैं टेबल फॉर्म में, लाइक टेम्परेचर के रेफरेंस में, प्रेशर के रेफरेंस में, तो उन सारी वैल्यूज को हम ग्राफिकल फॉर्म में लेकर आए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? HS डायग्राम। ओके, द साइलेंट फीचर ऑफ टूज, एक होता है TS डायग्राम। TS डायग्राम ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब TS डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्लॉटेड ऑन द ऑर्डिनेट एंड एंट्रोपी इन द एब्सिसा, यानी कि वर्टिकल एक्सिस के ऊपर तो क्या आता है? टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर क्या आता है? उसके ऊपर आते हैं हमारी एंट्रोपी वैल्यू। इसको बोलते हैं TS डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। वन मोर थिंग, आपको मालूम है वर्क क्या होता है? PV। तो जब भी हम वर्क की कैलकुलेशन करते हैं हम PV डायग्राम प्लॉट करते हैं, और Q क्या, और जो एंट्रोपी होती है वो क्या होता है? Q अपॉन टेम्परेचर, यानी Q इज इक्वल टू T इंटू में S। तो जब कभी भी हम हीट की बात करते हैं, हीट कैलकुलेशन की बात करते हैं, हीट इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो हमेशा TS डायग्राम प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? वर्टिकल एक्सिस में टेम्परेचर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एंट्रोपी। द लिक्विड एंट्रोपी बाउंड्री लाइज originate at the coordinate at a temperature of 273.16 Kelvin. This is so because entropy of liquid at a triple point is equal to 0. जो हमारी बाउंड्री लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो हम ट्रिपल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, और ट्रिपल पॉइंट की जो कंडीशन है वो क्या है? 273.16। मैं आपको समझा भी देता हूँ डायग्राम की हेल्प से कि अगर मान लो हमने क्या किया, ये हमारे दोनों एक्सिस आ गए और हम ऐसे कर्व ड्रॉ करते हैं। बेसिकली जो हम वो कर्व ड्रॉ करते हैं वो हम प्लॉट करते हैं इस तरीके से। हमने कर्व प्लॉट कर दिया, तो जो ये शुरुआत करते हैं ये बेसिकली ट्रिपल पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.273.16 केल्विन और 0.16 केल्विन। नाउ दीज आर द वैल्यूज फॉर स्टार्टिंग ऑफ दिस कर्व। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? दिस इज सो बिकॉज एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एट ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू 0। अब द बाउंड्री कर्व लिक्विड ABCDE, मैं आपको ये डायग्राम शो करता हूं, एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन EFGHI डिवाइड द डायग्राम इनटू 3 पार्ट्स। चलो, आई विल शो दिस डायग्राम टू यू, दिस डायग्राम। सो इन दिस डायग्राम जो मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा रहा था, देखो जो हमारा ये टेम्परेचर हो गया, उसके बाद वर्टिकल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे S की वैल्यू होगी। उसके बाद देखो 0 डिग्री सेल्सियस, सारे जो कर्व शुरू होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री 0.16 केल्विन और 273.16, बिकॉज मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट स्केल लेते हैं, तो ये एब्सोल्यूट स्केल है। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस रिप्रेजेंट ABCDE। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिक्विड लाइन, इसको लिक्विड लाइन बोलते हैं। और EFGHI इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेपर लाइन और गैसियस लाइन। अब ये क्या कर रहा है? मैंने आपको पहले बताया भी है कि ये इस पूरे रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हियर इट इज लिक्विड रीजन,
इस लाइन के ऊपर सैचुरेटेड वाटर है पर सैचुरेटेड है। ये क्या है, वेट रीजन, दैट इज लिक्विड प्लस वेपर्स। यहाँ पर क्या है, सिर्फ वेपर्स, ड्राई वेपर। और इस लाइन के ऊपर क्या है, सुपर हीटेड रीजन। अब आप देखो यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, आज देखो बी से लेकर एच, सी से लेकर जी, डी से लेकर एफ, ये डिफरेंट प्रेशर के ऊपर, डिफरेंट प्रेशर पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये बी, यहाँ मान लेता हूं मैं ए बी, ए डैश बी, उसके बाद एच, और मान लो उसके बाद एच डैश। ये लाइन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। सिमिलरली दिस आल्सो कांस्टेंट प्रेशर लाइन एंड दिस आल्सो इज ए कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ओके, सो ये सारी क्या है, हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं। ओके, तो इनका अब आप देखो बी पॉइंट और सी पॉइंट, अगर आप इनको ध्यान से देखो, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। मैंने आपको पहले बताया भी है कि जितना प्रेशर, जब हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा, हमारी लेटेंट हीट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो पहले कितना है, बी से लेकर एच, और जैसे प्रेशर बढ़ गया सी से लेकर जी, और प्रेशर बढ़ गया तो डी से लेकर एफ, और जैसे आप ई पॉइंट पे जाएंगे, ई पॉइंट पे अगर हम ये लाइन ड्रॉ करनी है तो ये लाइन कुछ ऐसी ड्रॉ बनती है, इस तरीके से। दिस इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ई पॉइंट के ऊपर देयर इज ए नो चेंज ऑफ फेज, डायरेक्टली वाटर इज कन्वर्टेड टू ड्राई स्टीम। और एक और लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्रिटिकल, और सुपर क्रिटिकल जो लाइन है वो इससे भी ऊपर होती है। इसमें वाटर जो डायरेक्टली सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो ये टीएस डायग्राम हो गया। अब देखो वन मोर थिंग, आपको मैंने बताया था कि बी पॉइंट के ऊपर, जो हमारा बी पॉइंट है, उस बी पॉइंट के ऊपर जो वाटर है वो सारा किस फॉर्म में है, 100% वाटर, इसको लिक्विड लाइन बोलते हैं। और एच पॉइंट के ऊपर जो वाटर है वो 100% स्टीम। और जैसे जैसे आप इस लाइन के अलॉन्ग मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है x1 पॉइंट, और x1 पॉइंट पे 10% हमने इसको लेटेंट हीट दी, और 10% वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। ऐसे ये भी क्या है x1, ये भी क्या है x1। अगर हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो अल्टीमेटली ये ई पॉइंट पे आके मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन। यहाँ पर इस पूरी लाइन पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, x1। ऐसे ही x2। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1.1, यहाँ पर से 0.2, यहाँ 0.3, यहाँ पे 0.7, 0.8, 0.9, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1। तो जो ये इंटरमीडिएट लाइंस हैं, कांस्टेंट लाइन, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन। यहाँ पर 0.1 होगी वैल्यू, यहाँ पे 0.1 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था, x का मतलब क्या होता है, x इज बेसिकली it is equal to mass of steam divided by mass of water vapor plus mass of water plus mass of vapors, mass of water plus mass of water vapor। अब 1 पॉइंट के ऊपर, x1 पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू है, मान लो x1 पे मैं मान लेता हूँ, हमारे पास वाटर जो स्टीम है वो 0.1 है, ड्राई स्टीम। तो बचाओ कितना हो गया, वाटर 0.9 और प्लस 0.1, तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, 0.1। अब इसका मतलब x1 लाइन के ऊपर जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, हर पॉइंट पे, चाहे वो बी से एच है, चाहे वो सी से जी है, चाहे वो डी से एफ है, ये सारे लाइन, पूरी लाइन के ऊपर जो x की वैल्यू है, x1 की, वो सेम रहेगी। ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, इसी तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये लाइन, these lines, देखो हाँ, इस लाइन, इस बी से देखो, ये लाइन जो है से बी डैश बी एच एच डैश, इस लाइन के अलोंग तो क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। और बी से लेकर एच जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उसके अलोंग टेम्परेचर कांस्टेंट है। जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, ये वर्टिकल लाइन है, इसके अलोंग क्या है, एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस पूरी लाइन पे जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो क्या रहेगी, फिक्स। उसके बाद ये लाइन देखिए, डॉटेड लाइन, इसके अलोंग जो है हमारी, जो हमारा इसके अलोंग हमारी जो एंट्रोपी की जो इसके अलोंग जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा।
ऐसे आप देख रहे हैं v इज इक्वल टू g, इस पॉइंट से लाइन ऊपर जा रही है, वहां पर ये जो हमारा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये लाइन यहाँ गई और यहाँ से ऐसे बाहर होगी। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। सो दीज आर द डिफरेंट लाइन ऑन द टीएस डायग्राम। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, इसको डिफिकल्टी है। सो दिस इज बेसिकली टीएस डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट है एंथैल्पी एंट्रोपी एचएस डायग्राम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको आगे भी यूज करना पड़ेगा। इट इज मोर कन्वीनियंट डायग्राम टू कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेस। अगर आपको डिफरेंट प्रोसेस के अंदर चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब होता क्या है, ये हमारा है एचएस डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें वर्टिकल एक्सिस के ऊपर तो है एंथैल्पी और यहाँ पर क्या है, एंट्रोपी। ओके, अब देखो, आपको मैंने जब हमने टीएस डायग्राम प्लॉट किया था, ये वाला, यहाँ पर ए से लेकर ई क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेपर लाइन। सिमिलरली इस डायग्राम को भी जब प्लॉट करते हैं तो इस लाइन से मैं आप ये इस पॉइंट से, इस पॉइंट से लेकर और ए पॉइंट तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड लाइन, इसको लोअर बाउंड्री कर्व भी बोलते हैं। और इस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और ए से लेकर और यहाँ पे इसको बोलते हैं अपर बाउंड्री कर्व। तो यहाँ पे जो कर्व है, इसको हम, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। अब इसके पैरेलल एक्स की वैल्यू है, देखो आप, इफ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये लाइन है, x की वैल्यू 0.95, x की वैल्यू 0.9, x की वैल्यू 0.85। इस तरीके से जैसे हम इस लाइन के अलॉन्ग जाएंगे, वहां पे x की वैल्यू 0.1 और इस लाइन के अलॉन्ग x की वैल्यू 0। पर ये डायग्राम यहाँ पर जो आपको स्टीम टर्म मिलेगी डायग्राम्स के अंदर, वो सिर्फ मिलेगी इतनी, यहाँ तक बस। इससे जो ये वाला पोर्शन है, ये आपको स्टीम कहीं पे मिलेगा ही नहीं। उसका रीजन क्या है, ये वैल्यू इतनी छोटी है, इतनी स्मॉल वैल्यूज है कि उसको आप इजीली देख ही सकते हैं। तो जितना भी डायग्राम मिलते हैं वो सारे हमें इस रीजन के मिलते हैं। इसमें भी डिफरेंट लाइंस होती हैं। देखो, अब जो ये लाइन है, ये लाइन देख रहे हो, दीज लाइंस आर द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। ये तो इस लाइन तक तो ड्राई स्टीम है, इस लाइन के नीचे जो स्टीम है वो ड्राई स्टीम है, और इस लाइन से ऊपर जो स्टीम है वो सुपर हीटेड। मैं काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर जो स्टीम है वो क्या है, सुपर हीटेड। इसलिए ये हमारा क्या बन गया, सुपर हीटेड रीजन। ये हमारा है सुपर हीटेड रीजन। इसके बीच का जो रीजन है वो क्या है, रीजन ऑफ वेट स्टीम, और यहाँ पे क्या है, दैट इज अ रीजन ऑफ लिक्विड। ये हमारा लिक्विड रीजन हो गया। ओके, अब आप जानते हैं जो ये लाइन है वो कौन सी लाइन है, दिस लाइन आर कांस्टेंट प्रेशर लाइन। देखो एक बार ध्यान से डायग्राम पे, जो ये लाइंस हैं, ये लाइंस, ये सारी क्या हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। और जो ये डॉटेड लाइंस हैं जो कर्व के बाद हॉरिजॉन्टल हो रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। और ये कौन सी है, जो ये डॉटेड लाइंस हैं, दीज आर द कांस्टेंट ड्राई फ्रैक्शन लाइन, वैल्यू एक्स की इसमें कांस्टेंट है, इसको एचएस डायग्राम बोलते हैं। अब इस लाइन के अलॉन्ग एंट्रोपी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और अगर हम कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, ऐसे सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसके ऊपर हमारी जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। मैं एक बार उसके बारे में पढ़ देता हूँ। एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और एंट्रोपी एक्स एक्सिस पे। और फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस dq इक्वल टू TdS, और जो टेम्परेचर का जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, TH/TS एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो हमारा प्रोसेस है उसको इस कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आपको मैंने सारी चीज बताई इसके अंदर कौन कौन से लाइन कांस्टेंट होती है, तो हम इसकी हेल्प से आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये सारी कैलकुलेशन आप स्टीम टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट स्टीम टेबल कैलकुलेशन बिट डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दिस मोरे डायग्राम। तो एक
एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम मैंने ये जो बताया है इन्होंने एग्जाम्पल की फॉर्म से भी शो किया हुआ है। तो बाकी हम कल करेंगे।